आपको हिंदी नाम से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अपन के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि वी आर इंडियन, है ना। चलिए अब थोड़ा अपन से आगे चलने की कोशिश करते हैं। हम अगर आपके सामने ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो एक बच्चा इतनी बात तो समझ चुका है। क्या समझ चुका है बच्चा? एक बात ये समझ चुका है कि सर जैसे सपोज दैट इस तरीके से मेरे पास एक क्या है, स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट पाथ है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बच्चा एक बात समझ चुका है कि सर जैसे इस तरीके से मेरे पास क्या है, मेरे पास इस तरीके से एक स्ट्रेट पाथ है और सर मुझे स्ट्रेट पाथ से जब सर्कुलर कर्व को मीट करवाना है, हॉरिजॉन्टल कर्व को मीट करवाना है, तो मैं डायरेक्टली मीट नहीं करवा सकता। Am I right? अगर मुझे स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर कर्व से मीट करवाना है, हॉरिजॉन्टल कर्व से मीट करवाना है, तो मैं डायरेक्टली मीट नहीं करवा सकता। अगर मैं डायरेक्टली मीट करवाऊंगा तो क्या हो रहा था, इस तरीके से जर्क फॉर्म हो रहा था। Am I right? इस तरीके से जर्क फॉर्म हो रहा था। इसीलिए इस जर्क को रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या प्रोवाइड किया था, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया था। इसके बारे में हम सभी लोग ऑलरेडी समझ चुके थे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया था, इसके बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे। अब देखिएगा मैं आपके सामने क्या डिस्कस करने की कोशिश करता हूं सर, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे बोला इफ इट इज अ स्ट्रेट पाथ, जैसे इस तरीके से ये हमारे लिए एक स्ट्रेट पाथ गिवन है, दिस इज अवर स्ट्रेट पाथ, ये हमारे लिए एक स्ट्रेट पाथ गिवन है। माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या किया, स्ट्रेट पाथ से एक ट्रांजिशन कर्व को मीट करवाया। सो स्ट्रेट पाथ से मैंने इस तरीके से एक ट्रांजिशन कर्व को मीट करवाया, ठीक है ना। और ये ट्रांजिशन कर्व को जैसे ही मैंने मीट करवाया, इसके बाद मैं क्या मीट करवा दूंगा, इसके बाद अगेन मैं अपना एज इट इज सर्कुलर कर्व को यहां पर मीट करवा दूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से मैंने यहां पर क्या मीट करवा दिया, सर्कुलर कर्व मीट करवा दिया। समझ में आ रहा है? सो मैंने आपके सामने बोला यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हमने बोल दिया यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट पाथ, इसको मैंने बोल दिया ट्रांजिशन कर्व, और इसके बाद जो मुझे दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर कर्व, इसको मैंने सर्कुलर कर्व बोला। क्लियर? सो इसको मैंने कौन सा, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया दिस इज ट्रांजिशन कर्व, ये हमारे पास ट्रांजिशन कर्व है। और इसके बाद जो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा था ये कौन सा कर्व है सर, दिस इज सर्कुलर कर्व, ये हमारे पास सर्कुलर कर्व होगा या हॉरिजॉन्टल कर्व, आप जो भी इसको बोलना चाहते हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माय डियर फ्रेंड, एक बात सुनना और बड़े ध्यान से स्टेटमेंट सुनने की कोशिश करना। इस ट्रांजिशन कर्व का जो मेन मोटिव होता है, वो मेन मोटिव मैंने आपको बताया, सडन जर्क को क्या करना, रिड्यूस करना। सडन जर्क के कारण आ रहा था, सुपर एलिवेशन के कारण जो भी सडन जर्क हमें फॉर्म हो रहा था, सडन जर्क हमें प्राप्त हो रहा था, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना, यानी सडन जर्क की वैल्यू को अवॉइड करना, रिड्यूस करना, यही इसका मेन काम है। इसको प्रोवाइड कहां किया जाता है, इसको प्रोवाइड किया जाता है इन बिटवीन स्ट्रेट पाथ एंड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ और स्ट्रेट पाथ के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। मैंने आपसे बोला था ट्रांजिशन कर्व इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व। ट्रांजिशन कर्व एक स्पेशल टाइप का कर्व होता है जिसका रेडियस वेरी करता है अप टू इनफाइनाइट, या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि जिसका एक वेरिएबल रेडियस होता है। भाई अगर मैं सर्कल की बात करूं एक कांस्टेंट रेडियस होगा, किसी भी कर्व की बात करूं, सर्कुलर कर्व की बात करूं, उसका एक कांस्टेंट रेडियस होगा। लेकिन ट्रांजिशन कर्व एक इस तरीके का स्पेशल टाइप का कर्व होता है, इसकी ये ब्यूटी होती है कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस वेरी करता जाता है, ठीक है, वेरिएबल रेडियस का कर्व होगा। माय डियर फ्रेंड, वेरिएबल रेडियस का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला, अगर मैंने आपको एक कर्व बनाया और कर्व से मैंने बोला कि दिस इज अवर सेंटर पॉइंट, अगर मान लो ये सेंटर पॉइंट O है, तो अगर ये इसका रेडियस यहां पर क्या है, इसका रेडियस यहां पर है R, और यहां पर अगर मैं इस स्ट्रेट पोर्शन पर इसके रेडियस की बात करूं, सो रेडियस इज बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका रेडियस इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि भाई स्ट्रेट पाथ का रेडियस क्या होता है, स्ट्रेट पाथ का रेडियस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अच्छा, किसी महानुभाव को ऐसा तो नहीं लगता कि स्ट्रेट पाथ का रेडियस 0 के बराबर होना चाहिए? एनीबडी एल्स, कोई ऐसा है क्या जिसको ऐसा लगता हो कि स्ट्रेट पाथ का रेडियस 0 के बराबर होना चाहिए? जीरो रेडियस नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? जीरो रेडियस नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो मैंने यहां पर बार दिया, ये पॉइंट का रेडियस इज 0 हम कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आ रहा है? मैंने आपके सामने बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला सर कि ट्रांजिशन कर्व इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व व्हिच रेडियस वेरी अप टू इनफाइनाइट, जिसका रेडियस इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। अच्छा, इनफाइनाइट कहां पर होगा, एट स्ट्रेट पाथ पर, और रेडियस होगा रेडियस ऑफ कर्व के बराबर, रेडियस ऑफ कर्व के बराबर हो जाएगा स्किट पोर्शन एट सर्कुलर पोर्शन। सर्कुलर पोर्शन पर जब ये मीट करेगा तब इसका रेडियस ऑफ कर्व के बराबर हो जाएगा, और जब ये स्ट्रेट पाथ से मीट करेगा तब इसका रेडियस काय के बराबर हो जाएगा, तब इसका रेडियस इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसका रेडियस वेरिएबल होता है, वेरिएबल रेडियस होगा। सो अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैं लिखूंगा, मैं इस तरीके से लिखूंगा कि ट्रांजिशन कर्व इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व। जल्दी से लिखते जाइएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ट्रांजिशन कर्व इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व, ट्रांजिशन कर्व इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व, ट्रांजिशन कर्व इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व विथ वेरिएबल रेडियस, with variable radius, clear to all of you, with variable radius, यानी जिसका रेडियस कैसा होगा, वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट रेडियस नहीं होगा। clear to all of you? अब वेरिएबल कैसे होगा सर, कितना कैसे वेरिएबल होगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं रेडियस, देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपके सामने क्या लिखा, वेरिएबल रेडियस, ठीक है ना। मैंने आपके सामने क्या लिखा, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखता हूं, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने लिखता हूं रेडियस इक्वल टू इनफाइनाइट, रेडियस इक्वल टू इनफाइनाइट at straight path, रेडियस इक्वल टू इनफाइनाइट एट स्ट्रेट पाथ, है ना। स्ट्रेट पाथ पर इसका रेडियस काय के बराबर होगा, तो स्ट्रेट पाथ पर इसका रेडियस इनफाइनाइट के बराबर होगा। रेडियस इक्वल टू इनफाइनाइट एट स्ट्रेट पाथ एंड रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व, एंड रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व, यार जस्ट अ वेट, एंड रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व at horizontal curve,
ठीक है ना। या हॉरिजॉन्टल कर्व को मैं क्या लिख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल कर्व को मैं लिख सकता हूं सर्कुलर कर्व। समझ में आ रहा है। मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला कि रेडियस इक्वल टू इनफाइनाइट स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना। स्ट्रेट पाथ पर रेडियस का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, स्ट्रेट पाथ पर रेडियस का वैल्यू कितना होगा, स्ट्रेट पाथ पर रेडियस का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। एंड रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व एट हॉरिजॉन्टल कर्व, है ना। हॉरिजॉन्टल कर्व पर या फिर सर्कुलर कर्व पर रेडियस जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्व के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये मैं स्टेटमेंट आपको बताना चाहता था। अच्छा, मैं एक बात तो समझ चुका हूं कि ट्रांजिशन कर्व जो है, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड किया जाता है इन बिटवीन स्ट्रेट पाथ टू सर्कुलर पाथ, है ना, या सर्कुलर कर्व। सो मैं आपके सामने इस तरीके से लिख सकता हूं, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड, जल्दी से लिखते जाइएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मैं आपके सामने लिखता हूं, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन, ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन स्ट्रेट पाथ, इन बिटवीन स्ट्रेट पाथ, इन बिटवीन स्ट्रेट पाथ एंड हॉरिजॉन्टल कर्व। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात सभी को स्टेटमेंट क्लियर है। मैंने आपके सामने बोला कि ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड किया जाता है इन बिटवीन स्ट्रेट पाथ एंड सर्कुलर कर्व या हॉरिजॉन्टल कर्व के बीच में मैं इसको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब एक्चुअल में क्या क्या फंक्शन है ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने के लिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने के लिए, इसके बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट, हेडिंग डालिएगा ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड, राइट डाउन द हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड, ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड ट्रांजिशन कर्व। मैंने ट्रांजिशन कर्व को क्यों प्रोवाइड किया है, इसके पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सो ऑब्जेक्ट्स टू प्रोवाइड ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं इसके बारे में आपके सामने डिस्कशन करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव मेरे पास था वो ऑब्जेक्टिव था सडन जर्क को क्या करना, रिड्यूस करना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं सबसे पहला टू रिड्यूस सडन जर्क। सबसे पहला मेरे पास यही था, टू रिड्यूस सडन जर्क, ठीक है ना। सडन जर्क को क्या करना, रिड्यूस करना। तो सबसे पहला मैंने आपके सामने लिखवाया टू रिड्यूस सडन जर्क। सेकंड क्या था, सेकंड भी हम देख चुके हैं। देखिए बहुत ध्यान से, मैं एक एक साथ चीजें समझाता जाता हूं। सेकंड भी हमने देख लिया। सेकंड क्या है, ट्रांजिशन कर्व क्या करवाता है, स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर कर्व से क्या करवाएगा, ग्रेजुअली मीट करवाएगा, सडन मीट नहीं करवाएगा, ग्रेजुअली। एम आई राइट। अगर सडन मीट करवाएगा तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा सर, सडन मीट करवाएगा तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो, अगर मान लो कोई बच्चे को दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर अगर मान लो सर, मैंने बोला बेटा नहीं हो सकता, बोले नहीं सर आप, मैं तो इंजीनियर हूं, आई डू एनीथिंग, आप हमें मत बताइए इंजीनियरिंग, मैं जानता हूं सर इंजीनियरिंग क्या होती है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर मैं इंजीनियर होता ना सर, अगर मैं इंजीनियर होता तो मैं सर कर्व ऐसा बनाता। देखिए, अगर मान लो मैं इंजीनियर होता, मान लो मुझे ऐसा कर्व बनाना पड़े जिस पर सुपर एलिवेशन ना हो, सुपर एलिवेशन मैं प्रोवाइड नहीं करूं, अगर मुझे ऐसा कर्व बनाना पड़े तो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना जरूरी है क्या। मैं बोलता यस जरूरी है। सर फिर फालतू की बातें मत करो, मुझे पता है जरूरी नहीं है, मैं चाहूं तो बिना ट्रांजिशन कर्व के आपको बना के बता सकता हूं। मैंने कहा ठीक है सर, देखो कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके सामने बोला इस तरीके से एक स्ट्रेट पाथ है। अगर तुम इंजीनियर होते, मैं इंजीनियर होता तो भैया मैं तो बनाता, अगर मैं इंजीनियर होता तो मैं तो ट्रांजिशन कर्व बनाता। अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर अगर मैं इंजीनियर होता तो ट्रांजिशन कर्व बनाता ही नहीं, अरे देखो मैं सीधा करके बता देता, अगर तुम सीधा करते तो तोते उड़ जाते। समझ में आ रहा है। सुनो बहुत ध्यान से कैसे। मैंने यहां पर आपके सामने बोला दिस इज स्ट्रेट पाथ, ये हमारे पास स्ट्रेट पाथ है, और आप आते हो सीधे इधर से सर्कुलर कर्व मीट करवा देते, ठीक है ना। सर्कुलर यानी फिर या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, आप आते तो डायरेक्ट यहां पर क्या करवा देते, हॉरिजॉन्टल कर्व को मीट करवा देते। मैं बोलता बेटा बीच में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दो, ना मैं नहीं करूंगा सर, हमें फिजिक्स सिखाओगे आप। हाँ चलिए देखिएगा बहुत ध्यान से। तो होता क्या होता सर, इस तरीके से काम इस तरीके से हो जाता कि यहां पर स्ट्रेट पाथ पर रेडियस का वैल्यू क्या है, स्ट्रेट पाथ पर रेडियस इज बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट, स्ट्रेट पाथ पर रेडियस का वैल्यू इनफाइनाइट है। क्लियर। और जैसे ही आप कर्व पोर्शन पर आए हुए, देखिए बहुत ध्यान से, ये इस तरीके से सेपरेट लाइन खींच देता हूं मैं, इस तरीके से जैसे ही आप कर्व पोर्शन पर आए तो कर्व पोर्शन का रेडियस कितना हो गया सर, जैसे ही आप कर्व पोर्शन पर आए कर्व पोर्शन का रेडियस कितना हो गया, द रेडियस ऑफ कर्व पोर्शन इज इक्वल टू r इज द रेडियस ऑफ कर्व पोर्शन। समझ में आ रहा है, r इज द रेडियस ऑफ कर्व पोर्शन। अरे यार जैसे ही हमारा व्हीकल यहां पर मूव कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r, r का वैल्यू इज इनफाइनाइट, दैट मींस स्ट्रेट पाथ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बिकम इक्वल टू 0। समझ रहे हो। और जैसे ही आप कर्वेचर पाथ पर आओगे, जैसे ही आप कर्व पाथ पर आओगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगेगा mv²/r, तुरंत एक पॉइंट के बाद तुरंत mv²/r एक्ट करेगा, और एक पॉइंट के पहले कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। एक पॉइंट के जस्ट बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv²/r, और एक पॉइंट के पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बिकम इक्वल टू 0। या सडन आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सडन। समझ में आ रहा है। सडन का मतलब क्या होता है, आप ऐसे बैठे हुए हो आराम से बैठे हुए, कोई आए आप में एक झापड़ दे खींच के, ठीक है ना। सडन का मतलब वो होता है। समझ रहे हो। सडन का मतलब आराम से बैठे हो, कोई एक झापड़ दे खींच के, कैसा लगेगा, एकदम गड़बड़ है ना यार। तो अगर मान लीजिए हमने यहां पर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किया इन बिटवीन स्ट्रेट पाथ एंड हॉरिजॉन्टल कर्व, तो वहां पर फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सडन इंट्रोड्यूस होगा, सडन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंट्रोड्यूस होगा, तो अनस्टेबल हो जाओगे, ऐसा झापड़ टाइप चलेगा एकदम। क्लियर ऑल ऑफ यू। इसीलिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूं सर। सो मैंने आपके सामने पहला बोला टू रिड्यूस सडन जर्क, सडन जर्क को ये रिड्यूस करता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट होता है, सेकंड स्टेटमेंट मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस। आपने अभी देखा टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड, ये क्या ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करता है, काय के लिए, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेगा, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करेगा, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेगा, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या बताना चाहता हूं, नेक्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा इसके पहले मैंने आपके सामने पढ़ाया था सेटबैक डिस्टेंस, है राइट। मैंने आपके सामने पढ़ाया था सेटबैक डिस्टेंस। भाई जब मैंने आपको सेटबैक डिस्टेंस के बारे में बताया था, सो मैंने सेटबैक डिस्टेंस जब आपको पढ़ाया था, सो हमने बोला था कि वहां पर एक्चुअल में सेटबैक डिस्टेंस से ही मैंने ट्रांजिशन कर्व का नाम लेना चालू किया था, क्योंकि सेटबैक डिस्टेंस कुछ ट्रांजिशन कर्व पर प्रोवाइड की जा रही थी और कुछ सर्कुलर कर्व पर प्रोवाइड की जा रही थी। एम आई राइट। सो मैं एक्चुअल में ऐसे बोल सकता हूं, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सेटबैक डिस्टेंस, टू
देखिए टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड सेटबैक डिस्टेंस, ये सेटबैक सॉरी टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइडनिंग, नॉट सेटबैक डिस्टेंस, एक्स्ट्रा वाइडनिंग है ना, सॉरी टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मैंने एक्स्ट्रा वाइडनिंग जब पढ़ा रहा था तब जाकर मैंने ये बोला था, यस एक्स्ट्रा वाइडनिंग सर, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, क्लियर। एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोल रहा हूं यार, वो थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक के बारे में सोच रहा हूं तो वो मुंह से निकल गया मेरे, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की आपके सामने बात कर रहा हूं, समझ में आया। चलिए अब देखिएगा बहुत ध्यान से, तो हमारे पास तीन स्टेटमेंट हो गए। चौथा स्टेटमेंट मैंने आपके सामने क्या इंट्रोड्यूस किया, इफ आई विल टॉक अबाउट फोर्थ स्टेटमेंट, तो फोर्थ स्टेटमेंट मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा अब ये क्या करेगा भाई, यानी कि सुपर एलिवेशन को भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो सडन जर्क आ रहा था, सडन जर्क नहीं आने देना। ट्रांजिशन कर्व पहले स्ट्रेट पास से आएगा, धीरे 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 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धीरे 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 क्या करेगा, अपने ऊपर सुपर एलिवेशन लेगा और देन सर्कुलर कर्व में मीट कर जाएगा, क्लियर। सो ये एक्चुअल में क्या करता है, ये एक्चुअल में क्या करता है, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन, टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड सुपर एलिवेशन। ये सुपर एलिवेशन को भी क्या करेगा, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेगा। टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन, ये सुपर एलिवेशन को भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेगा, क्लियर। इतना स्टेटमेंट आई थिंक सभी के लिए एकदम भन्नाट तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तो हमने ऑब्जेक्टिव बताया, मैंने आपको बताया ट्रांजिशन कर्व होता क्या है, एक ऐसा स्पेशल टाइप का कर्व है जिसका रेडियस वेरी करेगा अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इनफाइनाइट होगा स्ट्रेट पाथ पर और रेडियस ऑफ कर्व के बराबर होगा सर्कुलर पाथ पर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपन बात करते हैं नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व कितने नेचर के होते हैं, नेचर का मतलब होता है शेप, है ना। मैं शेप की बात करना चाहता हूं आपके सामने। सो राइट ऑन द हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व, राइट ऑन द हेडिंग नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व। मैं आपके सामने ट्रांजिशन कर्व के नेचर की बात करूंगा। सभी लोग जल्दी से सुनते जाइए, ये टॉपिक का जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उससे दुगना इंपॉर्टेंट इसकी न्यूमेरिकल है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनने और समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला इफ आई विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व, नेचर का मतलब है शेप, ट्रांजिशन कर्व का शेप क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो अगर मैं नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करता हूं ना माय डियर, तो ट्रांजिशन कर्व जनरली 3 से 4 नेचर का होता है, क्लियर। लेकिन एक्चुअल में मैं इसको देखिए, एक्चुअल में मैं इसको 3 ही नेचर का मानूंगा। सबसे पहला नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व होता है, सबसे पहले नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसको बोला जाता है स्पाइरल नेचर, ठीक है ना। देखिए बहुत ध्यान से मैं आपके सामने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। मैंने आपके सामने बोला इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रांजिशन कर्व, यदि मैं आपके सामने ट्रांजिशन कर्व की बात करता हूं तो ट्रांजिशन कर्व 3 नेचर के होते हैं। सबसे पहला नेचर होता है उसको बोला जाता है स्पाइरल नेचर, ठीक है ना, स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व। अच्छा स्पाइरल नेचर, और इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, उसको बोला जाता है क्लॉथोइड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है क्लॉथोइड, क्लियर, CLOTHOID। तो पहला तो हमने आपके सामने बताया, पहला हमने आपके सामने बताया स्पाइरल नेचर और क्लॉथोइड नेचर। सेकंड नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसको बोला जाता है बर्नौलीज लैम्नीस्केट। उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बर्नौलीज लैम्नीस्केट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बर्नौली लैम्नीस्केट। और थर्ड टाइप का जो कर्व हमारे पास होता है, थर्ड टाइप के नेचर का जो पैराबोलिक कर्व होता है उसको बोला जाता है क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व। उसको बोला जाएगा क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व। तो इस तरीके से 3 टाइप के या 3 नेचर के कर्व मुझे देखने को मिलते हैं। नेचर का मतलब है इनका शेप, ठीक है ना। अगर मान लो कोई स्पाइरल शेप का है तो उसको स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व बोला जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बर्नौली लैम्नीस्केट शेप का है तो उसको बर्नौली लैम्नीस्केट टाइप ट्रांजिशन कर्व बोला जाएगा। और अगर कोई पैराबोलिक शेप का है तो उसको क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व बोला जाएगा। माय डियर फ्रेंड स्टेटमेंट को सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए, आपको थोड़ा सा मजा आएगा। स्टेटमेंट सुनना, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने, अगर आप बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा सर ये शेप दिखते कैसे होंगे, एम आई राइट, द मेजर डाउट इज सर ये शेप कैसे दिखते होंगे हमारे लिए, तो बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। शेप मुझे किस तरीके से दिखाई देता है, मैं इस तरीके से एक ग्राफ के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बात करता हूं इस तरीके के नेचर के ट्रांजिशन कर्व के बारे में, अगर हमारा ट्रांजिशन कर्व इज लुकिंग लाइक दिस, इस नेचर का हमारे पास ट्रांजिशन कर्व होता है, या इस नेचर का या इस शेप का हमारे पास ट्रांजिशन कर्व बनेगा, तो इस ट्रांजिशन कर्व को बोला जाता है स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व। इसको कौन सा नेचर बोला जाएगा, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरल नेचर, इसको बोला जाएगा स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज कॉल्ड एज स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व, ठीक है ना। अच्छा एक्चुअल में बनाया तो स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व ही जाता है, ठीक है ना, या फिर बनाया जाना चाहिए। सबसे अच्छी आइडियल कंडीशन जो होती है वो स्पाइरल नेचर ही गवर्न कर पाता है, इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट किताबों में लिखा हुआ है कि स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व इज कंसीडर्ड एज अ आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है ना। स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व को मैं आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोलता हूं। माय डियर फ्रेंड स्टेटमेंट को सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में आइडियल चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में ले आउट कर पाना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क। समझ में आ रहा, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि अगर मैं आइडियल शेप की बात करता हूं तो आइडियल नेचर ट्रांजिशन कर्व को प्रैक्टिकल लाइफ में कंस्ट्रक्ट कर पाना, किसी भी साइट पर कंस्ट्रक्ट कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, एक्चुअल में बनाया तो जाता है स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व। हमेशा कोशिश हर इंजीनियर, अगर मैं इंजीनियर हूं, मैं किसी रोड पर काम कर रहा हूं तो मैं भी हमेशा स्पाइरल नेचर ही ट्रांजिशन कर्व बनाने की कोशिश करूंगा। आप इंजीनियर रहेंगे, आप भी ट्रांजिशन यानी स्पाइरल नेचर ऑफ ट्रांजिशन कर्व बनाने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन एक्चुअल में बनाते तो अपन स्पाइरल हैं, बन कैसा जाता है, बनाया तो जाता है स्पाइरल, बन जाता है क्यूबिक पैराबोला, ठीक है ना। बुक्स में एक्चुअल में ये डायग्राम इस तरीके से दिया जाता है। अगर आप लोग को बुक जैसा बनाना है तो भी कोई इशू नहीं, बुक में ये डायग्राम इस तरीके से हमारे लिए गिवन होता है। डायग्राम इज लुकिंग लाइक दिस, ये बुक में इस तरीके से, किसी बुक में ऊपर वाला भी होता है, किसी बुक में इस तरीके से दिया होता है, ठीक है ना। सो दिस इज स्पाइरल नेचर। बहुत सारे बच्चे खन्ना सर की बुक पढ़ते हैं, तो अगर आप खन्ना की बुक पढ़ते हो तो उसमें इस तरीके से स्पाइरल नेचर को शो किया गया है, क्लियर। सो दिस इज अवर स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व। ये हमारा स्पाइरल नेचर का ट्रांजिशन कर्व है। बनाना स्पाइरल ही चाहिए, स्पाइरल नेचर को ही आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बनाना स्पाइरल चाहता हूं लेकिन बन कौन सा जाता है, तो हमने बोला बनाना तो स्पाइरल चाहता हूं, बन जाता है बर्नौली लैम्नीस्केट, एंड बर्नौली लैम्नीस्केट ट्रांजिशन कर्व इज लुकिंग लाइक दिस, मुझे इस तरीके से देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये जो हमने ट्रांजिशन कर्व बनाया, ये ट्रांजिशन कर्व का शेप कौन सा है, सो इट इज कॉल्ड एज बर्नौलीज लैम्नीस्केट। इसको मैंने बर्नौली लैम्नीस्केट बोल दिया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड बनाना कौन सा पड़ता है, बनाने की हमेशा कोशिश करता हूं स्पाइरल, बन जाता है बर्नौली लैम्नीस्केट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद थर्ड टाइप का जो कर्व मैंने आपके लिए बताया उसको मैंने बोला कौन सा, इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व। माय
डियर फ्रेंड, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व, तो देखिएगा क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से ये हमारे लिए दिखाई देगा। इट इज क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व। ये कौन सा है? दिस इज क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व, क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व, ठीक है ना। ये इस तरीके से मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है। यहां पर आप लोग क्या करिएगा, इस तरीके से एक एक्सिस खींच लीजिए। दिस इज अवर एक्सिस, ये हमारा एक्सिस होगा जो अप्रॉक्सीमेट 45 डिग्री पर इंक्लाइन रहेगा। क्लियर? इसके रिस्पेक्ट में यानी मैं सब कुछ इस तरीके से शेप बनाता हूं। क्लियर? सो दिस इज 45 डिग्री एंगल रहेगा। इस पर्टिकुलर एक्सिस का एक इमेजिनरी रेफरेंस एक्सिस है। तो हमने आपके सामने जो स्टेटमेंट बोला वो स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट जो बोला उसको नोट करके लिखने की जरूरत है। यहां पर नोट करके एक स्टेटमेंट लिखेगा और स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोला कि स्पाइरल नेचर और क्लॉथोइड नेचर, जो स्पाइरल नेचर का ट्रांजिशन कर्व होता है, स्पाइरल नेचर मैंने आपके सामने बोला, स्पाइरल नेचर और का मतलब होता है जो स्पाइरल नेचर का कर्व होता है उसी को मैं क्लॉथोइड नेचर का बोलूंगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो मैंने आपके सामने बोला स्पाइरल नेचर और क्लॉथोइड नेचर ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल नेचर और क्लॉथोइड नेचर ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल नेचर और क्लॉथोइड नेचर ट्रांजिशन कर्व is considered as a ideal shape of transition curve, is considered as a आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई यहां पर एंड मत लगा देना, यहां पर और ही लगाइएगा। अगर एंड लगा दोगे मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर और ही लगाइए। मैंने बोला स्पाइरल नेचर और क्लॉथोइड नेचर ट्रांजिशन कर्व इज कंसीडर्ड एज आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इनको मैं आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व कंसीडर करूंगा। अच्छा चलिए सर, मैंने एक बात मान लिया कि स्पाइरल नेचर, मैंने एक बार मान लिया कि सर स्पाइरल नेचर जो होता है, स्पाइरल नेचर का ट्रांजिशन कर्व जो होगा या फिर क्लॉथोइड नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व होगा उसको आपने आइडियल शेप ट्रांजिशन कर्व कंसीडर कर लिया और आपने बोला आप बनाओगे कौन सा? आप बर्नौली लैम्नी स्केट बनाओगे या फिर क्यूबिक पैराबोला बनाओगे। तो सर कहां पर बर्नौली लैम्नी स्केट बनाऊंगा और कहां पर क्यूबिक पैराबोला बनाऊंगा? इट इज आल्सो मेजर प्रॉब्लम। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए। मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा। मैंने आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट बोला, देखिए स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा हुआ है बुक्स में, ऐसा स्टेटमेंट, और बुक्स में क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करते भी हैं। तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहला स्टेटमेंट ये मुझसे बोलता है कि बर्नौली लैम्नी स्केट, देखिए मैंने आपके सामने क्या बोला, मैं आपके सामने बोलता हूं बर्नौलीज लैम्नी स्केट, बर्नौलीज लैम्नी स्केट नेचर ट्रांजिशन कर्व, बर्नौली लैम्नी स्केट, बर्नौली लैम्नी स्केट नेचर ट्रांजिशन कर्व, नेचर ट्रांजिशन कर्व इज जनरली यूज्ड, इसका यूज जनरली कहां पर किया जाएगा? तो ऐसा बोला जाता है कि बर्नौली लैम्नी स्केट नेचर ट्रांजिशन कर्व इज जनरली यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन हाईवे इंजीनियरिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं हाईवे इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो हाईवे इंजीनियरिंग का जो भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में कभी भी ट्रांजिशन कर्व बनाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब है जब आप कभी भी सुपर एलिवेशन और स्ट्रेट पाथ के बीच जो ट्रांजिशन कर्व बनाओगे वो कौन से नेचर का होगा? बर्नौली लैम्नी स्केट। इसने हमसे बोला है बर्नौली लैम्नी स्केट नेचर ट्रांजिशन कर्व। जो बर्नौली लैम्नी स्केट नेचर ट्रांजिशनल कर्व की बात करता हूं तो बर्नौली नेचर ट्रांजिशन कर्व का यूज जनरली वहां किया जाता है जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हाईवे इंजीनियरिंग की बात करूंगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने लिखता हूं पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व, पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व इज जनरली यूज्ड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व इज जनरली यूज्ड। पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व का यूज कहां पर किया जाता है? तो पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व इज जनरली यूज्ड फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट इन हाईवे इंजीनियरिंग, जब हाईवे इंजीनियरिंग के वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करेंगे तो वर्टिकल अलाइनमेंट में हम वहां पर क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व का यूज करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद और एक जगह है जहां क्यूबिक पैराबोलिक ट्रांजिशन कर्व का यूज किया जाता है तो उसको भी लिख लीजिएगा, लिखेगा क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व, अच्छा पैराबोलिक और क्यूबिक पैराबोलिक बात बराबर है, हां। क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व also used in railway engineering। जब भी मैं आपके सामने रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा तो रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में जब भी मैं आपके सामने बात करूंगा उस कंडीशन में मुझे क्यूबिक पैराबोलिक नेचर ट्रांजिशन कर्व का यूज करना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप सभी को स्टेटमेंट आई थिंक तो समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यस, रेलवे को अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सर, रेलवे को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्रैश कोर्स, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ईच एंड एवरी पॉइंट को आपके सामने डिस्कस किया जाए। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं। तो ये हमने आपके सामने पढ़ा। अब बात करते हैं अपन काय के बारे में? बात करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में। सो राइट डाउन द हेडिंग डालिएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? अभी तक सब मजाक मस्ती था। इसके बाद अब ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं यहां से गेट पूछता है ईच एंड एवरी ईयर, उसने क्वेश्चन पूछा है 100% डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली आल्सो। मैंने आपके सामने बोला हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशनल कर्व किस तरीके से ट्रांजिशनल कर्व का लेंथ कैलकुलेट किया जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन भी बोल सकते हो, ऐसा ही ओएन अकेला लिख लो, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। If I will talk about length of transition curve, अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात करता हूं, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सिर्फ सुनिएगा आराम से बैठ के, और अगर समझ में आया तो लिखते जाइए, नहीं आएगा तो आप हमें बता दीजिएगा तो मैं थोड़ी देर आपके लिए रुक भी सकता हूं। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला इफ आई विल टॉक अबाउट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जैसे सपोज दैट, देखिए मैंने सबसे पहले आपके सामने बोला था कि इस तरीके से हमारे पास एक रोड है, इट इज अ स्ट्रेट पाथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अवर स्ट्रेट पाथ, ये हमारे पास स्ट्रेट पाथ था। ये डायग्राम आपको बार-बार बनाना पड़ेगा जब जब ट्रांजिशन कर्व पढ़ोगे। क्लियर? इस तरीके से स्ट्रेट पाथ था और स्ट्रेट पाथ को मुझे एक सर्कुलर पाथ से मीट करना है। इफ आई एम इंटरेस्टेड टू मीट स्ट्रेट पाथ टू सर्कुलर पाथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से एक ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज अवर ट्रांजिशन कर्व, और आफ्टर दैट इसके बाद क्या करूंगा? इस ट्रांजिशन कर्व से सर्कुलर पाथ को क्या कर दूंगा? इस ट्रांजिशन कर्व से सर्कुलर पाथ को मीट कर दूंगा। क्लियर? इससे क्या करूंगा? सर्कुलर पाथ को क्या कर दूंगा? सर्कुलर पाथ को मीट कर दूंगा। समझ में आ रहा है?
इससे मैं सर्कुलर पाथ को मीट करूंगा। सर्कुलर पाथ इज मीट लाइक दिस। अच्छे से नहीं बन रहा डायग्राम, आप मेरी भावनाओं को समझिए, डायग्राम को नहीं। क्लियर? चलिए सो देखिएगा, इस तरीके से मैंने आपके सामने बनाया, मैंने आपके सामने बोला यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास था दिस इज स्ट्रेट पाथ, यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास था दिस इज अवर ट्रांजिशन कर्व, और यहां से लेकर जो है वो और चलता जाएगा आगे की तरफ, इट इज सर्कुलर कर्व। क्लियर? सो देखिएगा बहुत ध्यान से, हम बात कर रहे हैं काय के बारे में, हम बात करेंगे आपके सामने ट्रांजिशन कर्व के बारे में। माय डियर फ्रेंड, आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज ट्रांजिशन कर्व। मैं आपके सामने ट्रांजिशन कर्व के बारे में बात करूंगा। दिस इज ट्रांजिशन कर्व। मैं आपके सामने ट्रांजिशन कर्व की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना सर। इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रांजिशन कर्व, अगर मैं आपके सामने ट्रांजिशन कर्व की बात करूंगा, ठीक है ना? देखिए, सो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं आपके सामने सबसे पहले तो सेंटर लाइन ऑफ रोड कंसीडर कर लेता हूं। आई विल कंसीडरिंग अ सेंटर लाइन ऑफ रोड। मैंने आपके सामने सेंटर लाइन ऑफ रोड कंसीडर कर लिया। आई विल कंसीडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ सेंटर लाइन ऑफ रोड। मैं आपके सामने रोड की सेंटर लाइन कंसीडर कर लिया। दिस इज अवर सेंटर लाइन ऑफ रोड। ये इस तरीके से हमारी रोड का क्या है, इस तरीके से हमारी रोड का सेंटर लाइन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर सेंटर लाइन ऑफ रोड। माय डियर फ्रेंड, जब भी कभी भी ज्योमेट्रिक डिजाइन को पढ़ा जाता है या ज्योमेट्रिक डिजाइन में किसी भी चीज को परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो साइड डिस्टेंस निकालना हो, चाहे हमें किसी भी रोड का लेआउट करना हो, यानी जमीन पर रोड को बिछाना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है ना? ज्योमेट्रिक डिजाइन में कभी भी मुझे कुछ भी करना पड़ता है तो मैं क्या करता हूं, हमेशा सेंटर ऑफ द रोड को ही मार्क करता हूं, यानी सेंटर ऑफ रोड से ही मैं हमेशा काम करूंगा। ये बात अपन ऑलरेडी बता चुके हैं। सो मैंने आपके सामने बोला, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने आपसे बोला यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो कर्व है उस कर्व की लेंथ को क्या बोलूंगा, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। मैं इधर तक की लेंथ को लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोलूंगा। क्लियर? मैं यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलूंगा, इसको मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोलूंगा। समझ में आ रहा है? दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, इसको मैंने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोला। मुझे एक्चुअल में यही लेंथ तो कैलकुलेट करनी है, यही तो मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड। तो जनरली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करने के लिए आईआरसी ने मुझे 3 क्राइटेरिया गिवन दिए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला जनरली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करने के लिए आईआरसी ने मुझे 3 क्राइटेरिया गिवन दिए हैं। उन तीनों क्राइटेरिया में से व्हिच एवर इज मैक्सिमम, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट सुनना कान खोल के, मैंने बोला उन तीनों क्राइटेरिया में से व्हिच एवर इज मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम वैल्यू देगा, व्हिच एवर गिव अ मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू देगा, उन सभी मैक्सिमम उन तीनों क्राइटेरिया में से व्हिच एवर गिव मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। देखिए मैंने आपके सामने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने आपके सामने बोला सर, देखिए बहुत ध्यान से स्टेटमेंट, मैंने बोला मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मैक्सिमम ऑफ, minimum length of transition curve is maximum of following criteria, maximum of following 3 criteria, maximum of following 3 criteria। ठीक है ना? मैंने आपके सामने बोला जो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा, मिनिमम लेंथ ऑफ जो ट्रांजिशन कर्व होगा, जो मैं आपके सामने 3 क्राइटेरिया लिख रहा हूं, उन तीनों में से व्हिचएवर मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी उसको मैं मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एडॉप्ट करूंगा। क्लियर? जो मैं क्राइटेरिया आपके सामने लिख रहा हूं उन तीनों क्राइटेरिया में से जो मैक्सिमम होगा उसी को मैं मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एडॉप्ट करूंगा। ऐसा मैं नहीं बोलता, आईआरसी बोलता है, इंडियन रोड कांग्रेस बोलता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो आईआरसी क्या बोलता है, आईआरसी बोलता है मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए सो क्राइटेरिया नंबर 1 की हम आपके सामने बात करते हैं। फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू क्राइटेरिया नंबर 1। मैं आपके सामने क्राइटेरिया नंबर 1 की बात करता हूं तो ये मुझसे बोलता है फर्स्ट क्राइटेरिया में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को मैं एलटीसी से बताऊंगा सर। हां, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को मैं एलटीसी से बताऊंगा। दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्लियर? सबसे पहला क्राइटेरिया देखिएगा, ये मुझसे बोलता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ rate of change of centrifugal acceleration, rate of change of centrifugal acceleration, rate of change of centrifugal, rate of change of centrifugal acceleration। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया दैट मींस फर्स्ट क्राइटेरिया, इसके बेसिस पर मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। पहले तो इस क्राइटेरिया के ऊपर करूंगा, ठीक है ना? सेकंड क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया नंबर 2 मैं आपके सामने क्राइटेरिया नंबर 2 की बात करता हूं तो सेकंड क्राइटेरिया मुझसे क्या बोलता है, इफ आई विल टॉक अबाउट क्राइटेरिया नंबर 2 तो क्राइटेरिया 2 में ये हमसे बोलता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड सुपर एलिवेशन। आपने किस तरीके से सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस किया है इस पर भी डिपेंड करेगा। सो मैंने आपके सामने लिखा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड सुपर एलिवेशन। आपने किस तरीके से सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस किया है इस पर भी आपका ट्रांजिशन कर्व का लेंथ क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया और होता है, क्राइटेरिया नंबर 3 इज वेरी कूल, एकदम कूल क्राइटेरिया में से एक है। क्लियर? क्राइटेरिया नंबर 3 की फीलिंग देखिएगा सर, मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं। इफ आई विल टॉक अबाउट क्राइटेरिया नंबर 3, यदि मैं आपके सामने क्राइटेरिया नंबर 3 की बात करता हूं तो क्राइटेरिया नंबर 3 मुझसे बोलता है इंपेरिकल फार्मूलाज गिवन बाय आईआरसी। आईआरसी ने जो इंपेरिकल फार्मूलाज दिए हैं उनके बारे में बोलेगा। तो इंपेरिकल फार्मूलाज गिवन बाय आईआरसी। क्लियर? इंपेरिकल फार्मूलाज गिवन बाय आईआरसी। आईआरसी ने कुछ इंपेरिकल फार्मूले दिए हैं, उन इंपेरिकल फार्मूले की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है ना? ठीक है? अब एक बच्चा मुझसे बोल रहा है सर ट्रांजिशन कर्व पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? या तो देखो ट्रांजिशन कर्व एक स्पेशल टाइप का कर्व है जिसका रेडियस इनफाइनाइट तक वेरी करता है सर। ठीक है? यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर रेडियस इज बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी इस पोजीशन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बिकम इक्वल टू 0, और यहां पर रेडियस इज बिकम इक्वल टू r, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बिकम इक्वल टू mv²/r। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस पर क्या करता जाएगा, यानी ग्रेजुअली वेरी करता जाएगा, एकदम कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगा। क्लियर? ग्रेजुअली चेंज होगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, सो हमने आपके सामने बोला इन तीनों क्राइटेरिया में से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों क्राइटेरिया में से व्हिच एवर इज मिनिमम। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने बोला इन तीनों क्राइटेरिया में से व्हिच एवर इज मैक्सिमम। इन तीनों क्राइटेरिया
क्राइटेरिया में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कहलाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो मैंने आपके सामने लिखा था मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मैक्सिमम ऑफ फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया, इन 3 क्राइटेरिया में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को मैं मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोलूंगा। क्लियर? इतना बात हमें समझ में आ गया। यानी कि अगर मुझे ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, फिर मुझे सेकंड तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन, और थर्ड तरीका लगाना पड़ेगा एम्पिरिकल फार्मूलाज गिवन बाय आईआरसी। माय डियर फ्रेंड, इन तीनों तरीके से करने के बाद व्हिच एवर इज मैक्सिमम वो वैल्यू मैं अडॉप्ट करूंगा। सर वो वैल्यू अडॉप्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? आसान नहीं है काम, टफ है, लेकिन हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बात बोल रहा हूं। क्लियर? आसान नहीं है ट्रांजिशन कर्व को समझना, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हमें आसान बनाना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ध्यान से देखते जाइए। क्लियर? अपन एक एक डेरिवेशन यहां पर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, स्टेटमेंट को सुनिए और बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्राइटेरिया पर आते हैं। सो राइट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, आप लिखिएगा सबसे पहला क्राइटेरिया, राइट डाउन अ क्राइटेरिया नंबर 1। अपन फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं। आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू क्राइटेरिया नंबर 1। मैं फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करूंगा। देखिए, इफ आई विल टॉक अबाउट क्राइटेरिया नंबर 1, मैं फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करता हूं, दैट मींस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ठीक है ना? सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जनरली मैं इसका डेरिवेशन आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको बुक से और इस लेक्चर से कुछ डिफरेंस लगे। ठीक है ना? आप बुक से डेरिवेशन कर सकते हो, मैं आपको बुक का फोटो बता सकता हूं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना मेरी गारंटी है। क्लियर? यहां पर समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सचेत होकर देखने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने बोला लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। देखिए बहुत ध्यान से, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने आपसे बोला कि सपोज दैट इस तरीके से मेरे पास एक स्ट्रेट पाथ है, दिस इज अवर स्ट्रेट पाथ। बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज अवर स्ट्रेट पाथ, ये हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट क्यों नहीं बन रहा है भाई? ठीक है, नहीं बन रहा है तो मैं बना दूंगा। ठीक है, दिस इज अवर स्ट्रेट पाथ, ये हमारा एक स्ट्रेट पाथ है, दिस इज अवर स्ट्रेट पाथ। इस स्ट्रेट पाथ से मैंने क्या किया, मुझे स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ को मीट करवाना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे स्ट्रेट पाथ से क्या करवाना है, सर्कुलर पाथ को मीट करवाना है माय डियर फ्रेंड। तो मुझे बीच में क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, मुझे बीच में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो आई विल प्रोवाइडिंग अ ट्रांजिशन कर्व लाइक दिस। इस तरीके से मैंने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया, और जैसे ही मैंने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया, इसके बाद आराम से क्या अटैच कर सकता हूं, इसके बाद आराम से अपन सर्कुलर कर्व को अटैच कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां से लेकर यहां तक जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके सामने यहां से लेकर यहां तक जो डिस्कशन किया है, इसको मैंने क्या बोला सर, इसी को एक्चुअली मैंने क्या बोल दिया, इसी को एक्चुअली मैंने ट्रांजिशन कर्व बोल दिया। तो यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूंगा, यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ, इट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इसको मैंने ट्रांजिशन कर्व का लेंथ बोल दिया, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इसको मैंने ट्रांजिशन कर्व का लेंथ बोला। क्लियर? हमें दिख रहा है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यहां पर आराम से दिखाई दे रहा है सभी के लिए, दिस इज अवर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अच्छा माय डियर फ्रेंड, एक स्टेटमेंट को सुनना और स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं कलर चेंज कर सकता हूं। दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सब अपने ही राज है, आजकल तो डिजिटल बोर्ड का जमाना है, कुछ भी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मुझे दिखाई दिया। माय डियर फ्रेंड, स्टेटमेंट को सुनिए और स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। मैं क्या बताना चाहता हूं यार, एक बात बताइए, एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। Am I right? Firstly, I will introduce सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होता है, उसके बाद हम आपके सामने बात करेंगे सर कि एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज की बात करने लगता हूं तो वो रेट ऑफ चेंज कहलाने लगता है। ठीक है ना? लेकिन इसके पहले हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। इफ आई विल टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, अगर मैं आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन की बात करता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होगा, सो द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है, दिस इज v स्क्वायर अपॉन r। वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर स्ट्रेट पाथ, यहां पर मुझे स्ट्रेट पाथ दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज अवर कौन सा पाथ, दिस इज अवर सर्कुलर पाथ। मैंने इसको सर्कुलर कर्व बोला या सर्कुलर पाथ बोला। ठीक है ना? दिस इज अवर सर्कुलर कर्व, मैंने इसको सर्कुलर कर्व बोल दिया। माय डियर फ्रेंड, स्टेटमेंट को सुनना हो बड़े ध्यान से सुनना। स्ट्रेट पाथ पर रेडियस का वैल्यू क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट, सभी बच्चे जानते हैं स्ट्रेट पाथ पर रेडियस इज बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट, रेडियस इनफाइनाइट होगा। एम आई राइट?
यानी अगर ये स्ट्रेट पाथ पर यहां से मीट कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रेट पाथ पर इस तरीके से मीट कर रहा है ट्रांजिशन कर्व, इस कंडीशन में इसका रेडियस क्या होगा, इस कंडीशन में इसका रेडियस इज बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा माय डियर फ्रेंड। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन 0, सॉरी v स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, एम आई राइट, यही आ जाएगा, r इज बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट, तो v स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। यानी जब हमारा ट्रांजिशन कर्व स्ट्रेट पाथ पर मीट कर रहा है, जब हमारा ट्रांजिशन कर्व स्ट्रेट पाथ पर मीट कर रहा है, तब तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही नहीं यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। और मैंने आपको बता भी दिया रेडियस इज बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट, एक्चुअल में रेडियस इनफाइनाइट है, एक्चुअल में रेडियस इनफाइनाइट है, इसीलिए यहां पर 0 हो गया। क्लियर। अच्छा यहां पर अगर मैं सर्कुलर कर्व की बात करता हूं तो सर्कुलर कर्व पर आते आते इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो सर्कुलर कर्व पर आते आते इसका रेडियस जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्व के बराबर हो जाएगा। सो आई विल कंसीडरिंग रेडियस हो गया r, यहां सर्कुलर कर्व पर आते आते इसका रेडियस हो गया r। माय डियर फ्रेंड अगर इसका रेडियस r है तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट मींस v स्क्वायर अपॉन r, खत्म, काम खत्म हो गया। क्लियर, दैट मींस v स्क्वायर अपॉन r यहां पर हो गया। अच्छा अब एक बात सुनिएगा, मैंने आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन की वैल्यू तो निकाल ली, बहुत ध्यान से सुनना सर, मैंने आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का वैल्यू निकाल दिया। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का वैल्यू यहां पर आ गया 0, v स्क्वायर अपॉन r, r का वैल्यू इज इनफाइनाइट, सो वैल्यू इज 0। क्लियर, यहां पर अगर मैंने आपके सामने बोला सो द वैल्यू इज v स्क्वायर अपॉन r, बिकॉज r इज एग्जिस्टिंग, r एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, रेडियस क्या मान लिया मैंने, रेडियस को r ही मान लिया। क्लियर। अच्छा अब सुनना हो, बड़े ध्यान से सुनना यार, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का, तो बात हमें समझ में आ गया, सभी लोगों को समझ में आ गया, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r होता है। क्लियर। अब स्टेटमेंट को सुनना हो, बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने बात करता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, मैं आपके सामने बात करता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन की बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन को हम बराबर मान लेते हैं c, यानी अगर कहीं पर मैं c लिखूंगा तो c का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। आई विल कंसीडरिंग हियर, मैंने आपके सामने कंसीडर किया रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू c, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, इसको मैंने c माना। अच्छा एक बात सुनना हो, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन निकालना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, मैंने आपसे बोला है सर रेट ऑफ चेंज का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है, मैंने आपसे पहले भी बोला है, सबसे पहला बोला था सर लेंथ आउटर से निकालते हैं या मिडल से, तो सर लेंथ तो सेंटर से निकालते हैं, इसके पहले ही मैंने आई थिंक आपको बताया है ये बना के, ठीक है, बोला भी था, हमें मालूम था ऐसे डाउट आप लोगों को आते रहते हैं, इसीलिए चलिए सुनिएगा। सो मैं आपके सामने क्या बोलने वाला था, मैंने आपके सामने बोला था कि मैं निकालना चाहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, मैं c का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। सर इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, अगर मैं c का वैल्यू निकालूं तो रेट, जब भी रेट आ जाएगा तो रेट का मतलब क्या हो जाएगा, रेट का मतलब हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। सो मैंने आपसे बोला रेट का चेंज कैसे निकलता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, देखो चेंज कैसे निकलेगा, चेंज निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है v स्क्वायर अपॉन r, इनिशियल कितना है 0, एम आई राइट भाई, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन का ही चेंज निकालना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन ही मैं निकालना चाहता हूं, तो फाइनल एक्सीलरेशन कितना है v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, और इनिशियल कितना, सॉरी इनिशियल कितना है, इनिशियल इज बिकम इक्वल टू शून्य हो गया। तो मैं चेंज कैसे निकालूंगा, चेंज ऐसे ही तो निकालूंगा सर, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट अ चेंज कैसे निकालूंगा, चेंज निकालूंगा फाइनल है v स्क्वायर अपॉन r, और इनिशियल माइनस इनिशियल का मतलब है 0, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल दूंगा, तो ये रेट ऑफ चेंज निकल आएगा। समझ में आ रहा, v स्क्वायर अपॉन r माइनस 0 इज ओनली अ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, लेकिन मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल दिया, तो उसको बोलने लगते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अगर कभी भी रेट ऑफ चेंज की बात होने लगे ना, तो दैट मींस डिवाइडिंग बाय t करना पड़ता है। ये बात से सभी लोग क्लियर हैं क्या, मैं आगे बढ़ सकता हूं, एनीबॉडी एल्स, क्या सभी लोग क्लियर हैं, जल्दी से बताइएगा, क्या सभी लोग क्लियर हैं, ठीक है ना, चलिए ठीक है। सो चलिएगा मैं थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करता हूं, मैं थोड़ा सा नहीं दोनों सेंटर का रेडियस एक ही है, यानी इसको एक्सट्रापोलेट कर लेना, अब इतना तो
एक्स्ट्रापोलेट कर लेना इसको, एक ही सेंटर से ऐसे निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतनी बात सबको आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया। क्लियर? अब देखिएगा बहुत ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, तुम में ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही है क्या कि सर ये ऐसा हो जाएगा, वी स्क्वायर, जीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं है ना, हाँ भाई ऐसा जीरो का वैल्यू नहीं होता, नहीं तो आप बोलो सर 500 के पीछे 5 के पीछे 2 जीरो, 500 यानी 5 ही का नोट है, तो ऐसी फालतू बातें मत करना क्योंकि बच्चे यहां पर करते हैं इसलिए बोला, ठीक है ना। सो यहां पर जीरो का तो हटाओ, सो दैट मींस वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, वी स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर? इतनी बात सभी लोगों को एकदम क्लियर है। क्लियर? चलिए अब सुनना, और सर कोशिश करना कि बहुत ध्यान से सुन सके, ठीक है ना, कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से सुन सको। मैंने आपके सामने बोला माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, व्हाट आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। यार एक बात बताना, हमने एक बात पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला आपके सामने पढ़ा है, और जब से हाईवे पढ़ते हुए आ रहा हूं तभी से मैंने ये फॉर्मूला आपके मुंह पर हमेशा याद करवाया है कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एम आई राइट? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते थे दूरी बराबर चाल गुणा समय। एम आई राइट? इसी को बोला जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, चलिए सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस क्या है? इफ आई विल टॉक अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है मुझे, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करना है सर, यहां से लेकर अगर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल सही बात है, मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। एम आई राइट? तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बराबर मैंने क्या किया? डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड तो v मान लो, मल्टीप्लाई बाय टाइम को कैपिटल T मान लो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टाइम को कैपिटल T मान लो, यहां से यहां तक जाने में कैपिटल T टाइम लगा होगा। अगर मैं कैपिटल T का वैल्यू लिखना चाहता हूं तो यार हमारे दिमाग में ऐसी घंटियां बज रही हैं कि टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडिंग बाय स्पीड। एम आई राइट? मैं बिल्कुल सही हूं ना? इसी तरीके से T का वैल्यू हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडिंग बाय स्पीड। सबको समझ में आ गया? इतना स्टेटमेंट सबको क्लियर है, ठीक है ना? नाउ आपके पास जो ये स्टेटमेंट, ये वाला जो इक्वेशन निकला था, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है ना? इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। आप ये वाली वैल्यू को उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में फेंक दो, फेंको जल्दी से। वैल्यू क्या होगा जल्दी से देखिएगा, कैसे निकालूंगा वैल्यू? वैल्यू कैसे निकलेगा? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपके सामने बोला पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को क्या करिएगा? पुट करिएगा। सो इफ आई पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट करूंगा, सो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन r का मतलब r ही है, r का मतलब रेडियस ऑफ कर्व, t का मतलब क्या हो जाएगा? सो t का मतलब हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडिंग बाय स्पीड। एम आई राइट? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडिंग बाय स्पीड, यही हो जाएगा ना? ये इस तरीके से हमने यहां पर वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन तो बहुत इजी है सर, बहुत ही इजी। आप मानिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर बच्चे पढ़ना खत्म कर देते हैं, मजाक नहीं कर रहा। कम से कम पूरे साल में 45 से 50 बार, उनमें से 20 से 25 बार हाईवे तो केवल और केवल मुझे गेट एकेडमी में ही पढ़ाना पड़ता है ना? यानी गेट एकेडमी, और फिर हम लोग रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, और लाइव क्लास में ही 20-25 बार, और रिकॉर्ड करो 20-25 बार अलग, तो लगभग 30 से 40 बार अगर हाईवे पढ़ाता हूं तो मैं, यानी कि ये समझ लीजिएगा कि 70% बैच में ये वाला पोर्शन इसलिए नहीं बताता क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते, तो मैं क्वालिटी है तो बता दिया। समझ में आ रहा है? इतना इस लेवल का हाईवे अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक? देखिएगा, सो अगर मान लीजिए मैं यहां पर इसको सॉल्व करूंगा, अगर यहां पर सॉल्व करूंगा तो किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं? अच्छे से स्टेटमेंट सुनने की कोशिश करिए, हाउ टू सॉल्व इट, मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो अगर मैं यहां पर c का वैल्यू कैलकुलेट करूं, द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, देखिएगा v, तो v ऊपर पहुंचा दो, v को ऊपर पहुंचाया तो क्या हो गया? vq डिवाइडिंग बाय r मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्लियर? r मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर मैं यहां पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना चाहता हूं, देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व? किस तरीके से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का वैल्यू निकालूंगा? सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज बिकम इक्वल टू
क्या हो जाएगा वी क्यू अपॉन सी आर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज बिकम इक्वल टू वी क्यू अपॉन सी आर। दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला मिला। दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला, दैट मींस वी क्यू अपॉन सी आर। लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला केवल और केवल तब वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन, ये केवल और केवल तब वैलिड है जब वेलोसिटी इज इन मीटर प्रति सेकंड, आपका वैल्यू मीटर पर सेकंड में गिवन हो। अगर मान लीजिए स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, अगर आपके सामने स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, आपको 0.278 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो देखिएगा मैं यहां पर आपको करके बता देता हूं। अगर मान लीजिए स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं यार। देखिए बहुत ध्यान से, मैं क्या लिख सकता हूं, हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 0.278 v का होल क्यूब डिवाइडिंग बाय c मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है ना। तो अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करूंगा यहां से, आप 0.278 का होल क्यूब करिए, कितना आता है जल्दी से, मेरे पास कैलसी नहीं है, जल्दी से करके बताइएगा कितना वैल्यू आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। 0.278 का होल क्यूब, तो द वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 0.0215, है ना, 0.0215 v क्यूब अपॉन सी आर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अवर फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला मिला लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने का। लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब स्पीड काय में गिवन होगा, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा। ठीक, सी को मैंने क्या बोला सर, सी को मैंने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सी को मैंने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। माय डियर फ्रेंड, जो सी का वैल्यू है ना, जो सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू वेरी करता है इन बिटवीन 0.5 टू 0.8। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला सी का वैल्यू जो वेरी करता है वो वेरी करता है 0.5 टू 0.8। तो सी इज वेरी फ्रॉम 0.5 टू 0.8। सी का वैल्यू 0.5 से 0.8 तक वेरी करेगा। ठीक है ना, 0.5 से 0.8 तक वेरी करेगा। और इसका यूनिट जो होगा, अच्छा मैं विथ यूनिट लिख देता हूं, तो आपको फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा आ जाएंगी। देखिएगा बहुत ध्यान से। अच्छा मैंने एक बात बताइए बहुत ध्यान से, हमने आपके सामने यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r और रेट ऑफ चेंज यानी कि t। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सर बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। v स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, v स्क्वायर का मीटर यूनिट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन r का यूनिट हो जाएगा मीटर और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। क्लियर। तो एक्चुअल में इसका यूनिट क्या हुआ, 1 मीटर से 1 मीटर को चीर दिया, सो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। अच्छे से करके बता दूं क्या, एक बार जल्दी से बताइए, क्या इसको अच्छे से करके बता दूं, चलेगा। ठीक है ना, मैंने आपके सामने बोला इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर अच्छे से समझ में ना आया हो तो मैं अच्छे से एक बार लिख के बता दूं, जल्दी से आप लोग जैसा बोलोगे वैसा कर दूंगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। चलिए, अगर मैं आपके सामने बोलूं सी का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो सी का वैल्यू वेरी करता है 0.5 मीटर पर सेकंड क्यू से लेकर 0.8 मीटर पर सेकंड क्यू तक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां से हमारा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, हमारा वैल्यू वेरी करेगा 0.5 मीटर पर सेकंड क्यू से लेकर 0.8 मीटर पर सेकंड क्यू तक। क्लियर, हमें इतनी बात समझ में आ गई। द वैल्यू इज वेरी फ्रॉम 0.5 मीटर पर सेकंड क्यू टू 0.8 मीटर पर सेकंड क्यू। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम चाहें तो सी को एक फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं चाहूं तो सी को एक फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंपेरिकल फॉर्मूलाज रिकमेंडेड बाय आईआरसी, मैं यहां पर लिखता हूं इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय
गिवन बाय आईआरसी, गिवन बाय आईआरसी या रिकमेंडेड बाय आईआरसी, ठीक है ना, फॉर कैलकुलेट ऑफ, फॉर कैलकुलेट सी को कैलकुलेट करने के लिए आईआरसी ने मुझे एक फॉर्मूला गिवन दिया है या फॉर्मूला रिकमेंड किया है। क्या फॉर्मूला दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसने फॉर्मूला दिया है C इज इक्वल टू 80 डिवाइडिंग बाय 75 प्लस V। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द फॉर्मूला विच इज गिवन बाय आईआरसी, जो आईआरसी ने मुझे गिवन दिया है सी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू एडॉप्ट कर सकते हो, और अगर यानी डायरेक्ट वैल्यू एडॉप्ट नहीं करनी है तो इस हिसाब से उसने हमें फॉर्मूला दिया है, दैट मींस 80 डिवाइडिंग बाय 75 प्लस V। इस तरीके से उसने हमें फॉर्मूला दिया है सी को कैलकुलेट करने के लिए, और उसने साथ में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला है। स्टेटमेंट उसने इस तरीके से बोला है कि आपको यहां पर सी का जो वैल्यू मिलेगा, यहां पर आपको जो सी का वैल्यू मिलेगा, वो सी का वैल्यू तो सर आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड क्यूब में, मीटर पर सेकंड क्यूब में, लेकिन आपको जो स्पीड है वो स्पीड डायरेक्टली पुट करनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर, आप स्पीड को kmph में पुट करिएगा तो इस तरीके से फॉर्मूले को उसने ड्राइव किया होगा कि उसका c का वैल्यू मीटर पर सेकंड क्यूब में मिलेगा। इट इज अ एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज गिवन बाय आईआरसी। आईआरसी ने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे लिए गिवन दिया है, आई थिंक ये फर्स्ट केस सभी लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आई थिंक सभी लोगों को ये केस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना सर। तो ये मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था। दिस इज अवर केस नंबर 1। ये केस नंबर 1 था। हमने फर्स्ट केस में आपके सामने बताया, दैट मींस क्राइटेरिया नंबर 1, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के बेसिस पर मैं किस तरीके से ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं, इसके बारे में हमने आपके सामने कंप्लीट डिस्कशन किया। आई थिंक ये फर्स्ट केस सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और सभी लोगों से बन जाएगा। क्या मैं सेकंड केस पर चल सकता हूं? क्या मैं सेकंड केस पर चलता हूं? ठीक है ना, ठीक है सर। आप सॉम पढ़ा दीजिए। सर सॉम क्या होता है मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ हाईवे आता है और कुछ नहीं आता सर, कसम खा रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है ना। ठीक, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम सब बूढ़े हो जाओ, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मुझे हाईवे ही आता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। सॉम वॉम की तो मुझसे क्या होता है सॉम, व्हाट डू यू मीन अबाउट सॉम, व्हाट डू यू मीन अबाउट सॉम, मुझे समझ में नहीं आता। सॉम सॉम क्या करते रहते हो, क्या पता क्या क्या पढ़ते हो। चलो खैर, क्राइटेरिया नंबर सेकंड की बात करता हूं। आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू क्राइटेरिया नंबर सेकंड। मैं आपके सामने सेकंड क्राइटेरिया की बात करूंगा, ठीक है ना। मैं आपके सामने क्राइटेरिया नंबर सेकंड की बात करता हूं। देखो क्राइटेरिया नंबर सेकंड क्या बोलता है मुझसे। आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू क्राइटेरिया नंबर सेकंड। मैं आपके सामने क्राइटेरिया नंबर सेकंड की बात करता हूं, ठीक है ना। चलिए बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, मैं आपके सामने क्या करने की कोशिश करता हूं, ठीक है मैडम। चलिए बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इफ आई विल टॉक अबाउट क्राइटेरिया नंबर सेकंड, एक बच्चा बोल रहा है सर कल करें, कल कुछ नहीं होगा, आज ही सब कुछ होगा, ठीक है। देखिए इफ आई विल टॉक अबाउट क्राइटेरिया नंबर सेकंड, क्राइटेरिया नंबर सेकंड मैंने क्या बोला, क्राइटेरिया नंबर सेकंड मैंने बोला, क्राइटेरिया नंबर सेकंड मैंने बोला कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व on the basis of length of transition curve on the basis of length of transition curve on the basis of introduce super elevation। मैंने किस तरीके से सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बेसिस पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, ठीक है, देखिए मैंने आपसे बोला लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ length of transition curve on the basis of introduced super elevation, on the basis of introduced super elevation, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए, on the basis of introduced super elevation। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है ना। देखिए देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं। अच्छा, और आज छोड़ोगे तो सर फिर कोई काम का नहीं है। ट्रांजिशन कर्व के एक केस से कुछ नहीं होना, तीनों केस समझने पड़ेंगे तभी आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी बच्चा क्लास छोड़ता है तो फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ईएससी के सॉल्यूशन कैसे दिए थे सर,
वो मैं नहीं था, मेरी प्लास्टिक सर्जरी करके कोई और आ गया होगा सर, ठीक है ना, मैं था ही नहीं, मुझे आते ही नहीं, मैं जानते ही नहीं हूँ होता क्या है वो। चलिए खैर आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन। मैंने किस तरीके से सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस किया है, इसके बेसिस पर मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपके सामने बोला ये हमसे बोलता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के, इसने मुझे दो छोटे छोटे से फॉर्मूले गिवन दिए हैं। देखिए ये केस बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा केस है, इसके बारे में समझने की कोशिश करना। क्लियर? मैंने आपके सामने बोला ये हमसे बोलता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू, ये हमसे बोलता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है ना, ये हमसे बोलता है पहला फॉर्मूला लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला फॉर्मूला बोलता है, ठीक है ना, 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्लियर? अब भाई ये 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये बोलता है दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर प्लेन एंड रोलिंग एरियाज। ये प्लेन एंड रोलिंग एरियाज के लिए वैलिड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये प्लेन एंड रोलिंग एरियाज के लिए वैलिड है। सेकेंड फॉर्मूला इसने हमें गिवन दिया है, सेकेंड फॉर्मूला इज गिवन एज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है ना, सेकेंड फॉर्मूला जो गिवन दिया है, ठीक है ना, 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो बहुत ध्यान से सुनिए, सर नींद आ रही है तो सो जाओ, मैंने तो रोका नहीं है आपको कि आप यहां पर बैठो, बिल्कुल चले जाओ अभी इसी वक्त। देखिएगा मैंने आपके सामने बोला लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और मैंने आपसे बोला फॉर किसी एरिया के लिए, फॉर हिली एरियाज। ठीक है ना, मैं आपके सामने हिली एरियाज की बात करता हूं। इफ आई विल टॉक अबाउट हिली एरियाज, तो हिली एरिया के केस में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना होगा? 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स। लेकिन ये किस एरिया के लिए होगा? ये होगा प्लेन एंड रोलिंग एरियाज के लिए। क्लियर? इतनी बात समझ में आया? अब बात आती है सर एक्स क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन अबाउट एक्स? एक्स का मतलब क्या होता है? तो सर एक्स का मतलब ही ये स्टेटमेंट है, एक्स का मतलब ही ये स्टेटमेंट है इंट्रोड्यूस्ड सुपर एलिवेशन। किस तरीके से सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस करूंगा, इसी तरीके से मैं एस की वैल्यू निकालना चाहता हूं। ठीक है ना, चलो बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, मैं आपके सामने किस तरीके से स्टेटमेंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सर रोलिंग एरियाज क्या होता है, प्लेन एरियाज क्या होते हैं, इनके बारे में आई थिंक सो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस चीज को अपन वापस नहीं दोहराएंगे, इसलिए बोलता हूं सर प्लीज क्लास अटेंड करिए, आई रिक्वेस्ट। मैं सिखा सकता हूं, रिपीट बार बार नहीं कर पाऊंगा सर, ठीक है ना, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, अगर आपको डाउट है आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्लास में मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा सर, आपको पर्सनली बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझिएगा। सर एक्स क्या है, वही बता रहा हूं, ठीक है ना, वही बता रहा हूं मैडम। देखिए अब बात आती है, सबसे पहले मैं सुपर एलिवेशन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करता हूं, तो इसके अंदर मैं लिखता हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 का मतलब देखिए, फर्स्ट केस लिखता हूं, व्हेन पेवमेंट रोटेट with respect to inner edge। मैंने आपके सामने बोला, मैं सबसे फर्स्ट केस पर आया, when pavement rotate with respect to inner edge के रिस्पेक्ट में मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, पेवमेंट को रोटेट कर रहा हूं। क्लियर? मैं सबसे पहले सुपर एलिवेशन कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं रोटेट कर, पेवमेंट को रोटेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज के रिस्पेक्ट में। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे रोटेट होगा। देखिए अच्छा एक बात सुनिए, ये बात सभी को पता है, और ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने आपके सामने बोला कि इस तरीके से टॉप व्यू है और सेक्शनल व्यू लाइक दिस है ना, सेक्शनल व्यू से मुझे इस तरीके से थिकनेस दिखाई देगा और विड्थ ऑफ रोड दिखाई देगा, टॉप व्यू से ये लेंथ ऑफ रोड दिखाई देगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये टॉप व्यू है एंड दिस इज अवर सेक्शनल व्यू, ये सेक्शनल व्यू है।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए बेटा, पढ़ने पे ध्यान लगाइए, पढ़ने पर ध्यान लगाइए। एक लड़का बोल रहा है सर x की जगह y लिख दो, x तो बेवफा निकली। क्लियर? तो ये फालतू की बातें मत करो, समझ में आ रहा है? यहाँ पर पढ़ो, बैठने पढ़ने आए हो तो देखिएगा, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए। मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला व्हेन पेमेंट रोटेट अबाउट इनर एज, में इनर एज के रिस्पेक्ट में पेमेंट को रोटेट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने पेमेंट को बनाया, पेमेंट इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से ये हमने आपके सामने एक पेमेंट को बना लिया, पेमेंट इज लुकिंग लाइक दिस। इस तरीके से पेमेंट है क्लियर? ये हमने आपके सामने पेमेंट बनाया। अब भाई ये पेमेंट मैंने आपके सामने बना दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज अवर पेमेंट हियर, ये हमारा पेमेंट है, दिस इज अवर पेमेंट। क्लियर? मैंने क्या किया, मैंने माना कि ये वाला जो एज था वो इनर एज है, दिस इज अवर इनर एज, दिस इज इनर एज। और ये वाला एज कौन सा है, दूसरा एज कौन सा है, दूसरा एज है आउटर एज। क्लियर? एक को मैंने ले लिया इनर एज और दूसरे को कौन सा एज ले लिया, दूसरे को ले लिया आउटर एज। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवाना है। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवाना है तो मुझे इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को राइज करना पड़ेगा। एम आई राइट? मुझे इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को क्या करना पड़ेगा, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा राइज करना पड़ेगा। सो मैंने इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को राइज किया, देखिएगा। अब वो राइज कैसे करवाया, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को रोटेट कर दिया। इनर एज के रिस्पेक्ट में जैसे ही सर मैंने आउटर एज को रोटेट किया, इनर एज के रिस्पेक्ट में जैसे ही मैंने क्या किया, आउटर एज को रोटेट किया, तो इस तरीके से हमें हमारा पेमेंट दिखेगा। ठीक है ना? मैंने जब इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को रोटेट किया तो पेमेंट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से हमें दिखा और सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सॉइल की फिलिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? सॉइल को फिल कर दूंगा तो इस तरीके से स्लोप बन जाएगा, सुपर एलिवेशन मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए सर, आप ही लोग ये बात जानते हैं और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं यार, जब भी मैं सुपर एलिवेशन की बात करता हूं मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाता है कि नहीं आ जाता? अरे हाँ या ना बोलो यार। जब भी मैं सुपर एलिवेशन की बात करूंगा मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व आता है कि नहीं आता? हॉरिजॉन्टल कर्व पर ही सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। एम आई राइट? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कभी भी सुपर एलिवेशन की बात करता हूं या हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करता हूं, सपोज दैट इट इज अवर हॉरिजॉन्टल कर्व, ये इस तरीके से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व पर जो टोटल विड्थ रोड का होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व पर जो टोटल विड्थ होगा रोड का, वो क्या होगा, एक तो विड्थ ऑफ रोड हो जाएगा, दिस इज विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड, प्लस इसके बाद में क्या प्रोवाइड करता हूं, प्लस इसके बाद में प्रोवाइड करता था क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एम आई राइट? मैं प्रोवाइड करता था कौन सी वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व के टोटल विड्थ की बात करता हूं, टोटल विड्थ ऑफ रोड, तो टोटल विड्थ ऑफ रोड कितना हो जाएगा, दैट मींस W, दैट मींस विड्थ ऑफ रोड प्लस कौन सी वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्या मैं सही हूं क्या? एनीबडी एल्स? किसी भी कर्व पोर्शन पर अगर टोटल विड्थ की बात करता हूं तो टोटल विड्थ क्या होगा, टोटल विड्थ क्या होगा, विड्थ ऑफ रोड प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्या मैं सही हूं क्या अभी तक? एनीबडी एल्स? क्या ये स्टेटमेंट से सभी क्लियर हैं क्या, सभी संतुष्ट हैं, सभी सेटिस्फाइड हैं? एम आई राइट? यही होगा ना सर, टोटल विड्थ कर्व पोर्शन पर कितना होगा, सो W प्लस W इज द टोटल विड्थ। क्लियर? इसमें सभी लोग संतुष्ट हैं एकदम, है ना, एकदम सेटिस्फाइड हैं सभी लोग। चलिए ठीक है। सो अगर मान लीजिए मैं तो सेक्शनल व्यू देख रहा हूं, सेक्शनल व्यू से मुझे विड्थ ही दिखाई दे रहा होगा रोड का। एक्चुअल में जब मैं रोड के विड्थ की बात करूंगा सर, तो यहां से लेकर यहां तक विड्थ कितना हो जाएगा, तो हमें पता है ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब ये सर्कुलर कर्व होगा या हॉरिजॉन्टल कर्व होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल कर्व होगा तो सर यहाँ का विड्थ कितना होगा, सो टोटल विड्थ हो जाएगा विड्थ ऑफ रोड प्लस कौन सा वाइडनिंग, प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। टोटल हो जाएगा विड्थ ऑफ रोड प्लस कौन सा वाइडनिंग, सो विड्थ ऑफ रोड प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इट इज द वैल्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विड्थ ऑफ रोड प्लस कौन सा वाइडनिंग, विड्थ ऑफ रोड प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है? अच्छा वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं ये बात कि यहां पर एक एंगल बनेगा, दिस एंगल इज थीटा, एंड वी ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल टू कौन सा थीटा, E इज इक्वल टू tan थीटा। वी ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल टू कौन सा थीटा, E इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल टू कौन सा थीटा, tan थीटा। समझ लोग, सब लोग एक बात समझते हैं। क्लियर? अच्छा देखिए, मैंने आपके सामने बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला
यहां से लेकर, बहुत ध्यान से सुनना सर, अगर थोड़ा सा नहीं सुनोगे खत्म हो जाओगे। देखिए मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं x। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, x इज द वर्टिकल डिस्टेंस। क्लियर? चलिए हमें ये ट्राइंगल के तरीके से दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल में टेन थीटा को लगाओ, ठीक है ना, इसमें टेन थीटा को लगाओ। अगर आप टेन थीटा लगाओगे तो क्या होगा सर, टेन थीटा लगाओगे तो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर टेन थीटा लगाया सो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है सुपर एलिवेशन ई, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू कौन सा थीटा होता, E इज इक्वल टू होता है कौन सा थीटा, सो E इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, बेस का वैल्यू हो जाएगा W प्लस WE। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस, ये बेस का वैल्यू हो गया W प्लस WE। क्या यार तुम्हें ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं कि आप यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? एनीबडी एल्स, आप सभी को ऐसा फीलिंग्स आ रहा होगा कि आप यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x? सो x इज इक्वल टू हो जाता है E मल्टीप्लाई बाय W प्लस WE। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, E मल्टीप्लाई बाय W प्लस WE। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि मैंने सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड किया है, और सुपर एलिवेशन जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है वो सुपर एलिवेशन इस तरीके से प्रोवाइड किया है कि मैंने इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को रोटेट कर दिया। सर अगर मैंने इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को रोटेट किया है ना, अब आउटर एज ऊपर पहुंच गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पहले आउटर एज नीचे था, अब आउटर एज ऊपर पहुंच गया। मैंने जब इनर के रिस्पेक्ट में आउटर एज को रोटेट किया है तो x कैसे निकलेगा, x का वैल्यू होगा E मल्टीप्लाई बाय W प्लस WE। E का मतलब सुपर एलिवेशन, E का W का मतलब विड्थ ऑफ रोड, और WE का मतलब एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये केस नंबर 1 है जब आपने अपने रोड को इनर एज के रिस्पेक्ट में रोटेट किया है, ठीक है ना। व्हेन पेवमेंट रोटेट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, अगर आपका पेवमेंट इनर एज के रिस्पेक्ट में रोटेट होता है तब की ये कंडीशन है माय डियर फ्रेंड, तब की ये कंडीशन है। समझ रहे हो? सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए, सेकंड केस क्या हो सकता है, ठीक है ना। सेकंड केस देखिए क्या हो सकता है, मैंने आपके सामने बोला सेकंड केस क्या है। सेकंड केस ये हो सकता है, पहले तो मैंने पेवमेंट को रोटेट किया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। सेकंड केस देखिए मैं क्या कर सकता हूं सर, सेकंड केस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। इफ आई विल टॉक अबाउट केस नंबर सेकंड, मैं सेकंड केस की बात करता हूं। सेकंड केस में मैंने आपसे बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। सेकंड केस की बात करता हूं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या होता है, केस नंबर सेकंड में आपके सामने बोलता हूं, व्हेन पेवमेंट रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन, ठीक है ना, मैंने सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में पेवमेंट को रोटेट कर दिया, सेंटर एज के रिस्पेक्ट में रोटेट कर दिया। सो मैं आपके सामने बोलता हूं, व्हेन पेवमेंट रोटेट अबाउट सेंटर, व्हेन पेवमेंट रोटेट अबाउट सेंटर, मैंने पेवमेंट को सेंटर के अबाउट रोटेट किया, व्हेन पेवमेंट रोटेट अबाउट सेंटर। अगर भाई मैंने पेवमेंट को सेंटर के अबाउट रोटेट किया तो देखिए सेंटर एज के अबाउट रोटेट करने पर क्या होगा, व्हेन पेवमेंट रोटेट अबाउट सेंटर। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने सबसे पहले तो आपके सामने इस तरीके से पेवमेंट कंसीडर किया, आई विल कंसीडरिंग अ पेवमेंट लाइक दिस, इस तरीके से पेवमेंट है मेरे पास, ठीक है ना, मैंने इस तरीके से आपके सामने पेवमेंट कंसीडर किया। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, फिर मुझसे मत बोलना कि सर यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। देखिएगा, सो मैंने आपके सामने बोला इस तरीके से, हमने एक यहां पर मान लीजिए ये सेंटर एज है हमारे पेवमेंट का, दिस इज अवर सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है माय डियर फ्रेंड। इसको मैंने बोला दिस इज अवर इनर एज, ये हमने आपके सामने मान लिया ये कौन सा एज है, सो दिस इज इनर एज, और ये वाला कौन सा एज है, सो दिस इज आउटर एज, मैंने इसको आउटर एज मान दिया, एक को मान लिया इनर एज और एक को मान लिया आउटर एज। मैंने क्या किया, सेंटर के रिस्पेक्ट में पेवमेंट को रोटेट किया, सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में मैं पेवमेंट को रोटेट कर रहा हूं, ठीक है ना। सो देखिएगा, मैं अगर सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में पेवमेंट को रोटेट करूंगा, सो हाउ टू रोटेट अ पेवमेंट हियर, रोटेट किस तरीके से होगा पेवमेंट, सो सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में पेवमेंट को रोटेट करना है, इट्स ऑल्सो अ वेरी टफ टास्क। चलिए, सो मैंने सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में पेवमेंट को रोटेट कर दिया, पेवमेंट इज रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरीके से पेवमेंट रोटेट है, क्लियर।
पेवमेंट इज रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरीके से मैंने क्या किया, पेवमेंट को रोटेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन। और जैसे ही मैंने सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में पेवमेंट को रोटेट किया, दिस इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से मुझे पेवमेंट दिखाई देगा। पेवमेंट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से जब हमारा सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में पेवमेंट रोटेट होगा तो इस तरीके से मुझे पेवमेंट रोटेट हुए दिखेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माय डियर फ्रेंड, एक बात बताने की कोशिश करना और बड़े ध्यान से समझना। हम आपके सामने अभी आपके सामने डिस्कस किया है, मैंने बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने आपके सामने एक छोटा सा बात डिस्कस किया था। पहली बात तो अपन ने इस तरीके से ये जोड़ा, और वी ऑलरेडी नो दैट, हम एक बात जानते हैं कि यहाँ पर एक एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, और वी ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल टू कौन सा थीटा, E इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी ऑलरेडी नो दैट E इज इक्वल टू कौन सा थीटा होता है, E इज इक्वल टू होगा tan थीटा। हम ये बात सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? E इज इक्वल टू कौन सा थीटा, E इज इक्वल टू होता है tan थीटा। क्लियर? अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैंने आपके सामने बोला यहां से लेकर यहां तक अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये वाला कितना होगा, दिस इज W प्लस WE इज द टोटल विड्थ, ठीक है ना, विड्थ ऑफ रोड प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू टोटल विड्थ, दैट मींस W प्लस WE, ये होगा हमारे पास, दिस इज W प्लस WE। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माय डियर फ्रेंड, एक बात सुनिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा फील नहीं हो रहा आपके लिए कि सर अगर मैं सेंटर से बात करूं, अगर मैं सेंटर से बात करूं, दैट मींस अगर यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर W प्लस WE डिवाइडिंग बाय 2, एम आई राइट, W प्लस WE डिवाइडिंग बाय 2, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? आधी वैल्यू हो जाएगी ना W प्लस WE डिवाइडिंग बाय 2। क्लियर? चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल में tan थीटा अप्लाई करूं, यदि मैं इस ट्राइंगल में tan थीटा अप्लाई करूं तो क्या अप्लाई करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए, आई विल अप्लाइंग हियर E इज इक्वल टू कौन सा थीटा होता, E इज इक्वल टू होता tan थीटा, और tan थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वी ऑलरेडी नो दैट यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूंगा, यहां से यहां तक की बात करूंगा, सो दिस इज x, ये मैंने x बोला, सो परपेंडिकुलर इज x, बेस इज W प्लस WE डिवाइडिंग बाय 2, बेस इज W प्लस WE डिवाइडिंग बाय 2। यदि मान लीजिए मैं यहां से आपके सामने x का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x हियर, अगर मैं x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू E बाई 2 W प्लस WE। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज अवर वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आया। तो समझ में आया आपके लिए केस इज वेरी इजी, बहुत ही इजी केस है। मैंने बोला अगर पेवमेंट, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो पेवमेंट रोटेट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, अगर इनर एज के रिस्पेक्ट में पेवमेंट रोटेट करना है तो आपके लिए x का वैल्यू निकलेगा E W प्लस WE, और अगर मान लीजिए सेंटर के रिस्पेक्ट में आपको पेवमेंट रोटेट करना है, सो x का वैल्यू निकलेगा E बाई 2 W प्लस WE। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीज आर दी टू वैल्यूज, बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल है, याद नहीं भी रह पाए तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पर बैठ के। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब एक बात सुनिएगा, अब आपसे वो बोलेगा हिली एरिया है या फिर प्लेन टेरेन है, तो उसके हिसाब से आप 150 और 60 में x का मल्टीप्लाई करते रहिए, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन में पूछे, कल अपन क्वेश्चन करेंगे ये ऑलरेडी। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, बिल्कुल लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बात अपन ने फर्स्ट क्राइटेरिया समझ लिया था, फर्स्ट क्राइटेरिया था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। हमने सेकंड क्राइटेरिया समझ लिया था, दैट मींस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन। नाउ वी विल गो टू अ थर्ड क्राइटेरिया। मैं थर्ड क्राइटेरिया की बात करता हूं। थर्ड क्राइटेरिया बोलता है इंपेरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय IRC। राइट डाउन दी हेडिंग डालिए क्राइटेरिया नंबर थर्ड, बस थोड़ा सा बचा है, क्राइटेरिया नंबर थर्ड। मैं अगर थर्ड क्राइटेरिया की बात करता हूं, क्राइटेरिया नंबर थर्ड मुझसे बोलता है इंपेरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय IRC, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सर, दो ही फॉर्मूले हैं लेकिन दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो राइट डाउन, लिखिएगा, हम आपके सामने लिखते हैं दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय IRC। मैं आपके सामने बात करता हूं इंपेरिकल फॉर्मूलाज
एम्पिरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय आईआरसी, ठीक है ना, गिवन बाय आईआरसी, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय आईआरसी। चलिए, सो आईआरसी ने मुझे दो ही एम्पिरिकल फॉर्मूले गिवन दिए हैं, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय आईआरसी, अगर मैं आईआरसी के हिसाब से बोलूं तो पहला फॉर्मूला जो मुझे गिवन देता है, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 2.7 v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज अवर फॉर्मूला, v स्क्वायर अपॉन r, 2.7 v स्क्वायर अपॉन r। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ये बात करता हूं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 2.7 v स्क्वायर अपॉन r का, अगर मैं इस तरीके से आपके सामने बात करता हूं तो ये वाला फॉर्मूला केवल और केवल वैलिड है किस एरिया के लिए, दिस इज वैलिड प्लेन एंड रोलिंग एरियाज, ये केवल और केवल प्लेन एंड रोलिंग एरियाज के लिए वैलिड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज वैलिड ओनली फॉर प्लेन एंड रोलिंग एरियाज, ये प्लेन और रोलिंग एरियाज के लिए वैलिड है। सेकंड एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो सेकंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ये मुझसे बोलता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। माय डियर फ्रेंड, जो ये मैंने आपके सामने बोला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर हिली एरियाज, ये हिली एरियाज के लिए वैलिड है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बोथ दी फॉर्मूलाज आर ड्राइव इन सच अ वे दैट, दोनों ही फॉर्मूले मुझे इस तरीके से गिवन हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत सारे फॉर्म यानी कि जितने भी मेरे सामने जितने भी फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले मेरे पास गिवन हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले इस तरीके से ड्राइव किए गए हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले इस तरीके से ड्राइव किए गए हैं कि यहां पर डायरेक्टली आप v का वैल्यू काय में पुट कर सकते हो, आपको डायरेक्टली यहां पर स्पीड का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में पुट करना पड़ेगा, kmph में पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको r का वैल्यू डायरेक्टली काय में पुट करना है, मीटर में पुट करना पड़ेगा, तो आपके लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व काय में मिलेगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मीटर में ही मिलेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ये फॉर्मूले में 0.278 का गलती से मल्टीप्लाई मत कर देना, समझ में आ रहा है, क्योंकि आईआरसी ने ये एम्पेरिकल फॉर्मूलाज इसी तरीके से गिवन दिए हैं कि डायरेक्टली वैल्यू किलोमीटर पर आवर में पुट करो, ठीक है ना। याद करने का सिर्फ एक ही ट्रिक है, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइम आप रिवीजन करोगे तो आपको आराम से फॉर्मूले याद हो जाएंगे, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि आपको इन तीनों केसेस से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने के बाद हमें इन तीनों क्राइटेरिया में से विच एवर इज मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन कर्व कहलाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं अपन, ठीक है। हाँ, इससे ही गेट में क्वेश्चन आते हैं, इससे ही गेट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलो, सो अब जिसको जाना है वो बिल्कुल एकदम जा सकता है, आप टोटली फ्री हैं। आज हमने ट्रांजिशन कर्व को कंप्लीटली खत्म किया है, कल आप आइएगा और अपन स्टार्ट करेंगे काय के लिए, अपन स्टार्ट करेंगे सेटबैक डिस्टेंस। पहले सेटबैक डिस्टेंस पढ़ेंगे, सेटबैक डिस्टेंस के बाद देन न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि सेटबैक डिस्टेंस हम पढ़ने पर जैसे ही सेटबैक डिस्टेंस खत्म हो जाता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, 2 दिन का वर्टिकल अलाइनमेंट, और स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, चलिए, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सर x इज इक्वल टू ई क्यों नहीं होगा, नहीं होता ना सर, मैंने पहले ही बताया, सुपर एलिवेशन स्लोप है, सुपर एलिवेशन हाइट नहीं है, सुपर एलिवेशन इज अ स्लोप नॉट फॉर हाइट, और जब हम इसको हाइट के टर्म्स में बोलने लगते हैं ना तो फिर ये सुपर एलिवेशन नहीं होता, फिर ये केंट बोला जाता है। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। हाँ, स्क्रीनशॉट का मैं टाइम दे देता हूँ, जिसको निकालना है आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। दिस इज अवर फर्स्ट स्लाइड, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था।